हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम लोगों ने अपना कल बीपीएससी का नोटिफिकेशन डिस्कस किया था और देखा था कि उसमें मल्टीपल पोस्ट आई हुई हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली। तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए होगा। तो आप सभी को पता होगा इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जनरल इंजीनियरिंग, जो कि आपके सिलेबस में डाला गया है। देखो, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस तो इट्स लाइक वेरी कॉमन, जो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ना है और साथ साथ आपके पेपर के लिए कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, तो आज हम उसका डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। आप सभी को मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, दैट मीन्स जब मैं नोटिफिकेशन बता रही थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो प्रत्येक 6 पेपर होने वाले हैं आपके इन ऑल, कितने पेपर होने वाले हैं? 6 पेपर्स आर देयर, जिसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं। 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग है आप लोगों के लिए। हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों के दोनों आपके क्वालिफाइंग पेपर हैं, आप सभी को पता होगा। और बाकी जो आपका मेरिट, जो 6 पेपर हैं, 6 पेपर्स आर देयर, और ये 6 पेपर 600 मार्क्स के हैं इन ऑल। मतलब प्रत्येक पेपर आपका 100 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रत्येक पेपर में यहाँ पे 50 हैं और 100 मार्क्स का पेपर है यहाँ पे आपके पास, जिसमें 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग रहेंगे और बाकी के जो 4 पेपर रहेंगे, जो आपके बेसिकली 2 तो आपके जो ऑब्जेक्टिव हो गए, दैट मीन्स जो सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक पेपर्स होंगे 2 तो वही हो गए आपके, और साथ साथ एक जनरल इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस आपके ये मेरिट बेस बनाएंगे। ये जो 4 पेपर हैं, तो मतलब ये 4 जो मेरिट बनेगा वो 400 मार्क्स से देखा जाएगा। बच्चे का जो सिलेक्शन होगा वो इन 400 मार्क्स से ही देखा जाएगा। तो 50 क्वेश्चंस ईच पेपर, 100 मार्क्स फॉर एवरी पेपर। दिस इज़ द पर्टिकुलर पैटर्न फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो उसके लिए उन्होंने अगेन ये जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो आपके आयोग की तरफ से आया है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। काफ़ी बच्चों को वहाँ पे हिंदी में समझने में काफ़ी दिक्कत थी, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये इंग्लिश में लेकर आए हैं ताकि आप लोग को किसी भी तरीके की दिक्कत ना फेस करनी पड़े एज फार एज सिलेबस इज़ कंसर्न, ठीक है ना। तो जनरल इंजीनियरिंग मतलब एक पर्टिकुलर जनरल मैकेनिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल और जनरल सिविल से आपसे, या मैं बोलूँ बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में आपसे जानकारी ये लोग लेना चाहते हैं कि आपको बेसिक इंजीनियरिंग आती भी है कि नहीं आती। अब जब बेसिक वर्ड लग जाता है ना, तो बच्चे को लगता है यार थोड़ा थोड़ा बेसिक ऊपरी तरफ से मैं पढ़ के चला जाऊँगा, लेकिन ऐसी गलती मत करना। हमने इसकी जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनालाइज किए तो वहाँ से हमें पता चला कि बेसिक इंजीनियरिंग में भी इन्होंने कोर इंजीनियरिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये गलती मत करिएगा कि बस भैया जिसे कहते हैं ऊपर से पढ़ के चला जाऊंगा और मेरा तो हो गया। तो ये ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उन्होंने कोर से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब मैकेनिकल का कोर का क्वेश्चन होगा तो मैकेनिकल उसको ज़्यादा अच्छे से कर लेगा, सिविल की कोर का होगा तो सिविल उसको बहुत अच्छे से कर लेगा, और अगर इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट से वो वहाँ पे क्वेश्चन होंगे तो वो उसे बहुत अच्छे से कर लेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल सिविल नहीं कर सकता, सिविल वाला मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं कर सकता, और मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल और सिविल का नहीं क्वेश्चंस कर पाएगा। तो और यही वहाँ उनकी ट्रिक है जिससे मेरिट जो है आपकी क्या होगी, बच्चों की गिरेगी। तो यही वो सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर का रोल यहाँ पर प्ले करेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी आप पढ़ लोगे, अपने सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ ही लेगा, गेम चेंजर का रोल वहाँ पे कौन प्ले करेगा, यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग का। अभी कैसे गेम चेंजर बन सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर सिविल का बच्चा है तो उसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको इतना ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा कंटेंट पढ़ के पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़कर बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं आपको। बट हाँ, आपको इतना उस सब्जेक्ट पे कमांड कर लेनी है, जितने टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है इतनी कमांड आपके हाथों में हो कि अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे करने के काबिल हो। जितने भी टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, अगेन सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं पूछा जाता है ना, तो जितने भी टॉपिक्स दिए हैं बस आप उन पर अगर कमांड बना ले अपनी, जो जिसे कहते हैं आपके, अगर सिविल वाला बच्चा है, मैकेनिकल की मैं बात कर रही हूँ, मैकेनिकल का उसको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है 1 महीने में, 1 या 1.5 महीने में, ठीक है ना। तो वो क्या बच्चा क्या करेगा, अगेन जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है सिलेबस में, वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपनी कमांड बना ले अगर, तो उसके इस पेपर में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस कंपेरेटिवली यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अपने सब्जेक्ट्स तो देखिए आप डेफिनेटली, वो तो आपको जिसे कहते हैं कोई और बीट कर ही नहीं पाएगा। आपको महारत हासिल करनी है अगेन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो सिलेबस में दिया गया है उसमें ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप देखेंगे,
अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखेंगे तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। यहाँ पे जनरल बैलेंस इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, मोशन इक्वेशन, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी आपने पहले भी पढ़ी होगी, अगेन इट्स अ बेसिक थिंग, तो आप यहाँ पर भी इसको सीख सकते हैं बहुत आसानी से, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेजरमेंट की अगर बात करें तो मैकेनिकल वर्कशॉप, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स, स्ट्रेट, प्लेन एंड सर्कुलर मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। ये भी अगेन मैकेनिकल का पार्ट है। कंपोजिशन ऑफ सॉलिड्स, जनरलाइज प्रेशर एंड इट्स रिलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, एनालिसिस ऑफ बीम, कॉलम एंड शाफ्ट, अनबैलेंस्ड बेंडिंग एट द सेंटर, प्रिंसिपल ऑफ डिके। अगेन ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। जो सिविल वाले बच्चे हैं वो भी इनमें से कुछ कुछ चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे कॉलम एंड शाफ्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब बेंडिंग का जिसे कहते हैं प्रोसेस या बेंडिंग किस तरीके से रहती है, वो सिविल का बच्चा भी कहीं ना कहीं पढ़ता है, ठीक है ना। जनरलाइज प्रेशर एंड रिलेशन भी वो कहीं ना कहीं पढ़ता है। तो मतलब कुछ कुछ टॉपिक सिविल वालों को भी यहाँ पे सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ सॉलिड है इट्स अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। कमिंग टू इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सीपीएम एंड पर्ट टेक्निक्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, रेट ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, ये सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए कॉमन ही है, क्योंकि सीपीएम पर्ट सिविल का बच्चा भी पढ़ता है, एनालिसिस ऑफ रेट सिविल का बच्चा भी पढ़ता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है पर सिविल में भी पढ़ाया जाता है, सिविल का बच्चा भी पढ़ता है, उनका भी एक कोर सब्जेक्ट के रूप में ये पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप कॉमन सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट दोनों ब्रांच के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सिविल में भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, और साथ साथ आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो पढ़ाया जा ही रहा है, तो सिविल के बच्चे को भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगेन बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है आपका ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन। अब अगेन ये आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जो थर्मोडायनेमिक्स होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये पर्टिकुलर नाम थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है, अदरवाइज है वही सिलेबस आपके सामने। इसमें पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन में इसको लीनियर रेगुलर कंडक्शन, बाउंड्री लेयर कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, एनर्जी इक्वेशन, स्ट्रीम ऑफ ट्रांसपोर्ट कंडक्शन, डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, वन डायमेंशनल स्टडी, मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू सिंगल एंड मल्टी लेयर मटीरियल्स इंक्लूडिंग वॉल्स एंड सिलेंडर। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे वो इसको बहुत ईजिली समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कोर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन सिविल वाले बच्चों के लिए कंपेरेटिवली अगेन टफ होगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी टफ होगा, क्योंकि उनको ये एडिशनली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इस पर किसी तरीके इन टॉपिक्स पे ही कमांड बना लेते हैं, तो आपके जो एग्जाम में क्वालिफाई करने के चांसेस है वो कहीं ना कहीं बाकियों के कंपैरिजन में आप एक स्टेप आगे हो जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन, अब एनर्जी कन्वर्जन। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इम्पल्स पढ़ेंगे, एंड रिएक्शंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वाटर टर्बाइन, पेल्टन व्हील टर्बाइन, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सब आप पढ़ेंगे। अगेन ये पंप और टर्बाइन कहीं ना कहीं सिविल का बच्चा भी पढ़ता है, तो वो भी इसको रिलेट कर पा रहा होगा। कुछ पार्ट उसने पढ़ा है और कुछ पार्ट वो यहाँ से देख लेता है, ठीक है ना, तो उसका भी उद्धार यहाँ पर हो जाएगा, उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के। अब अगेन यहाँ पे देखिए, ये जो पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, जो अभी आपने पीछे देखे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछा गया है यहाँ पे, अगेन बेसिक मेजरमेंट पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मेजरमेंट्स लाइक एमीटर, वोल्टोमीटर, चार्ज मीटर, इंसुलेशन टेस्टर, एनर्जी मीटर एंड द वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है ना, तो यहाँ से पढ़ना है ये आपको। फिर है एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पूछेंगे, उनके रूल्स और प्रिंसिपल के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। अगेन साउंड, जैसे मीनिंग सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये भी अगेन सिविल का बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अपने बीटेक के दौरान, तो वो वहाँ से पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ सकता है। अगेन तो बेसिक ही पूछा गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो अगर आपने बीटेक में अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आपने वो भी पढ़ रखी है तो आप ये करने में सक्षम रहेंगे फॉर श्योर, तो वहाँ आपके हाथ में एक एज आ जाएगा इसको क्वालिफाई करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन ये बेसिकली सर्वे एंड मेजरमेंट है इसका पूरा नाम है सर्वे एंड मेजरमेंट। इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ से आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस स्टार्ट हो जा रहा है जनरल में, कि सिविल इंजीनियरिंग से कौन कौन से जनरल सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो कौन कौन से, एक तो सर्वे एंड मेजरमेंट, क्योंकि सिविल का एक बेसिक सब्जेक्ट होता है सर्वे, जो बच्चों को आना ही चाहिए फॉर श्योर। और सिविल का एक और बेसिक सब्जेक्ट होता है कौन सा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, तो वो देखिए दूसरे नाम से यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड थे कि जनरल इंजीनियरिंग में ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, है ना। तो मेजरमेंट में, सर्वे एंड मेजरमेंट में डिस्टेंस एरिया मेजरमेंट किस तरीके से होती है, डायरेक्शन मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, लेवरेज एंड हाइट, जनरल सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरीके से पूछा गया है, मतलब ये आपको पढ़ना है।
ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर मैन्युफैक्चर। अगेन जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक बेसिक इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। वो ना हो तो ये तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, वो तो होना ही था। तो देखिए वही सब है, ब्रिक, लाइम, सीमेंट, lump, iron and steel, non-ferrous material, timber, paints and miscellaneous engineering materials, testing of engineering materials, consideration of construction of brick floors and walls. तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ BMC, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, तो वो पूरा आपसे यहाँ पे बेसिक पूछा गया है। देन कम्स द इन्वायरमेंटल, बेसिक इंजीनियरिंग भी आप अपने कॉलेजेस में वैसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती ही है फॉर श्योर। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर, जिसमें आपकी पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली वाटर पॉल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन जो दे रखा है, अगेन इट्स अ बेसिक थिंग, पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से वाटर आपका पॉल्यूट हो रहा है और किस तरीके से उसको प्योरीफाई किया जाता है। फिर सरफेस वाटर रिएक्शन, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। अगेन ये भी बहुत बेसिक है, जो कि चीज़ें पूछी जानी बहुत ही लाजमी थी। अगर ये नहीं होते तो डाउट होता, ये है तो डाउट नहीं है, ठीक है, नहीं होता तो डाउट होता, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग। ये तो पूछा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए, कॉमन इंजीनियरिंग सेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए कमिंग टू पेपर नंबर 5, आपके जैसे कि 6 पेपर हैं। पहले जो 4 पेपर थे वो कौन कौन से थे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंजीनियरिंग, ये 4 पेपर थे। बाकी के जो 2 पेपर है वो आपके ऐच्छिक बेसिकली पेपर है, दैट मीन्स जो आपके सब्जेक्ट ना ऑप्शनल, कोई मैकेनिकल का होगा तो मैकेनिकल का देगा, सिविल का होगा तो सिविल का देगा, बाकी 4 तो कॉमन होंगे। ये 2 पेपर आपके अलग अलग होंगे, मैकेनिकल वालों के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आएंगे, सिविल वालों के सिविल इंजीनियरिंग के आएंगे, और इलेक्ट्रिकल वालों के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आएंगे। तो अगेन ये जो ऐच्छिक जो वैकल्पिक आप कह सकते हो एग्जामिनेशन है, इनमें जो सिलेबस है पेपर 5 और पेपर 6 के लिए वो कौन कौन सा है। अगेन इनमें भी 50-50 क्वेश्चन हैं आपके, 50-50 क्वेश्चन ही आएंगे और 100 मार्क्स का प्रत्येक पेपर है, ठीक है। 1-1 घंटे का एग्जामिनेशन है, कल मैंने आप लोगों को वैसे भी बताया था इसको। तो पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जहाँ पे अगेन आप मतलब स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पोजिशनल इन्फोर्समेंट, इनइलास्टिक बीम स्ट्रक्चर्स, फ्रेम्स एंड आर्चेस, स्ट्रक्चर theory, method of reinforcement, flexibility matrix method, determination of elastic stability of pillars, analysis of impact lines for non-conforming structures, robust analysis of dams and silos। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगेन ये आपने यूजुअल प्रैक्टिस में भी हम इसको देखते ही रहते हैं, तो इट्स लाइक इसमें कुछ एडिशनल वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मैट्रिक्स मेथड्स में देना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा जनरली छोड़ के जाता है। अब मैट्रिक्स मेथड में भी स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आप लोग देखते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो बच्चा छोड़ के जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है इसको देखना। बाकी तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है ना। अगेन इसमें रोबस्ट एनालिसिस ऑफ डैम्स एंड साइलोस। अदरवाइज ये सारे जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये यहाँ पे तो पढ़ाई जाएंगी ही, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे MCQs की तरह मतलब क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जामिनेशन के लिए, लगभग जो साइट पे दिखा रहा है वो आपका अगले महीने की मतलब बेसिकली जून में दिखा रहा है एग्जामिनेशन, है ना। तो 1.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, बट जितना हमसे हो पाएगा डेफिनेटली हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे और करेंगे फॉर श्योर, और मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे RCC बीम, सिल्स, पिलर्स, शेयर एंड डायगोनल टेंशन, ये सब पूछा जाने वाला है आपका, ठीक है। shear and diagonal tension, concrete techniques, climbing and marginal load design, study of vertical and seismic forces in building structure, design of steel structure, tension, compression and flexural components, roof scissor, plate girder, bracket connection, pre-reinforced concrete structures and essentials। तो ये सब चीज़ें आपको किसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में पढ़नी है। बेसिकली आपको स्टील और RCC यहाँ पे पढ़ने को मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको स्टील और RCC यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस। तो यहाँ पे सॉइल मैकेनिक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप लोग क्या देखने वाले हैं, अर्थक्वेक फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन, फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, नेचर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल, कंपैक्शन ऑफ soil, shear strength of soil, stability of slopes, soil stress, bearing capacity of soil, earth pressure and retention, shallow foundations including diaphragm walls, piles and footings, deep foundations including caissons, piles and well foundations, machine foundations and soil diffusion। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे for your examination। Next, अच्छा आपके पेपर 5 में ये 3 तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली आप काफ़ी चीज़ें
देखेंगे। पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों के लिए है। फिर यहाँ पे आरसीसी और स्टील लिखने वाले हो, 3 सब्जेक्ट तो यही हो गए आपके। चौथा और पांचवा मतलब फाउंडेशन और सॉइल, तो 5 सब्जेक्ट बेसिकली इन ऑल पूछे जा रहे हैं। 3 में उन्होंने कंबाइन कर दिया, बात अलग है, लेकिन इन ऑल ये 5 सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हो, 5 से 6। तो पेपर 6 में अगेन, पेपर 5 में आपका वहीं सॉइल एंड फाउंडेशन तक आएगा, ये आपके पेपर 6 के लिए है नेक्स्ट, जिसमें आप हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। अगेन ये भी 2 सब्जेक्ट्स हैं जो जिसको कंबाइन करके एक कर दिया गया है। क्या क्या पूछा गया है? जनरल रन ऑफ एस्टिमेशन, यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ, empirical formulas in hydrology, potential hydrological analysis, management of surface water and groundwater, principle of irrigation engineering, water requirement for crops, description of irrigation works, flooding, damage and control behavior of river, drainage surface and underground drainage, channel design, principles of hydropower engineering। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखने वाले हैं। देन कम्स दी वाटर सिस्टम फ्लो, जिसमें आप मतलब प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन होमोजेनियस फ्लूइड फ्लो, इसको पढ़ेंगे। सिक्वेंशियल ट्रैवर्सल चेंज फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ रिवर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ सेडिमेंट फ्लो ट्रांसपोर्ट के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिजाइन में क्या क्या देखेंगे? वियर्स का डिजाइन, बैराजेस का, कैनाल्स का, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग ओनली। तो ये जो पर्टिकुलर आपने देखा था वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स जो है इरिगेशन 1 और इरिगेशन 2 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ पार्ट वाटर रिसोर्स का यहाँ दे रखा है, और ये जो डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनिशियली इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग ओनली। इरिगेशन 2 के उसमें आप लोग पढ़ते हो इसको अपने कॉलेजेस में, पर इन्होंने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट अलग कर दिया है, लेकिन है ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का ही पार्ट अगर आप मेरे से पूछोगे तो। डिज़ाइन ऑफ वियर, बैराजेस, कैनाल्स एंड कैनाल स्ट्रक्चर, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, cross regulators, head regulators, canal falls and canal drops, design of turbines, hydropower, hydroelectric power equipments। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, हर सिलेबस में पूछा ही जाता है क्योंकि पूरी हाईवे ज्योमेट्रिकल डिजाइन पे ही डिपेंडेंट है, जिसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट आप लोग देख रहे थे, साइड डिस्टेंस देख रहे थे, ठीक है। देन कम्स द कंपोनेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। हाईवे साइड मटेरियल्स देखेंगे यहाँ पे कि कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं हाईवे के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ हाईवे, और हाईवे की मेंटेनेंस किस तरीके से की जाती है, तो ये सब आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग। अगेन ब्रिज आप कह सकते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स इसको नहीं इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे किया गया है। आप यहाँ पे IRC क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, कोड चाहिए हमें, तो IRC की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लोड्स के लिए। देन बिहेवियर इन ब्रिज स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तो ये सब देखेंगे आप ब्रिज इंजीनियरिंग में। ज़्यादा कोर्स नहीं है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टॉपिक है, लेकिन हाँ मैं कहूँगी कोड थोड़ा सा वास्ट रहता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा वो हो सकता है, अदरवाइज तो बहुत कम वो है, कुछ नहीं है। और देन कम्स द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, आप इसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल 1 and 2 विच इज़ वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में दोनों इंक्लूड कर दिए हैं इन्होंने, जिसमें वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पाइप यूज फॉर द वाटर सप्लाई वो पढ़ना है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब वेल्स and dug wells, then design of slow sand filters and rapid gravity filters, then design of underground and overhead tanks, water supply dam construction, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखनी है। देन ड्रेनेज एंड सैनिटेशन भी एक पार्ट है, इसमें क्या क्या आप लोग देखेंगे, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम्स देखेंगे, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, डिजाइन ऑफ डबल क्लीनिंग फिल्टर्स, डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक्स, इमहॉफ टैंक्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ये सब चीज़ें आप ड्रेनेज एंड सैनिटेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दिस इज इट फॉर द सिविल सिलेबस पेपर नंबर 6, ठीक है। तो देखिए अगर सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैम बहुत अटपटा सा सिलेबस है, हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। देखिए कुछ भी अटपटा नहीं है, बस सिलेबस देने का ना उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। जितने भी टॉपिक्स इन लोगों ने लिखे हैं ना, आप लोगों ने फॉर श्योर अपने कॉलेज में पढ़े होंगे, फॉर श्योर, ठीक है ना। बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्योंकि लैंग्वेज घुमा दी है ना, टॉपिक का नाम चेंज कर दिया है ना, तो इस वजह से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, अगर कोई ग्राउंड जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है उसके पास भी एक अच्छा मौका है, और अगर कोई रेगुलर प्रिपरेशन में है उसके लिए भी एक अच्छा मौका है। बिल्कुल जिसे कहते हैं अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध के बिल्कुल बैठ जाओ पढ़ने के लिए। आपको दिन रात मेहनत करके इसको निकालना है, यही सोच के आपको बैठना है,
टारगेट नहीं बनाओगे सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन तुमने ठान लिया, टारगेट बना लिया कि भैया मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, मुझे उस पोस्ट पे अधिकारी के रूप में बैठना है, उस दिन आप बैठ जाओगे, ठीक है ना। और जिस दिन समझ लेना तुमने हार मान ली ना, वो हार मानने के बाद क्या होता है, आप एक बार अगर हार मान लेते हो ना तो दैट मीन्स अब आपका पोटेंशियल आपने खुद ही खत्म कर दिया। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने प्रिपरेशन की, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बिल्कुल मान रही हूँ बहुत दुख होता है भैया, बहुत दुख होता है, फिर उसको लगता है यार पेपर नहीं देता हूँ, छोड़ो यार अब नहीं दूंगा, हार मान लिया। लेकिन क्योंकि इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, फिर वो बच्चे को लगता है कोई एग्जाम नया आता है, यार अब इस पेपर को ना मैं जरूर देता हूँ, क्या पता पिछली बार नहीं हुआ इस बार हो जाए। तो ये क्या किया उसने सेल्फ को मोटिवेट किया। दैट मीन्स ये जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, ये आनी चाहिए, हार नहीं माननी है हमें एग्जाम को क्रैक करके रहना है, बाय हुक और बाय क्रुक, ये ठान लो आप लोग, और फॉर श्योर निकल जाओगे, ठीक है ना। पोस्टें ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सिलेक्शन हो के रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज डू कमेंट, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। एक बच्चा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लासेस की भी डिमांड कर रहा है, फॉर श्योर हम लेकर आएंगे। अभी हमारा थोड़ा शेड्यूल इस तरीके से पैक चल रहा है, तो वो क्लासेस हम लोग अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो आपकी वीडियोस भी जल्द आएंगी। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थैंक यू।